तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीए गार्गी शर्मा। मैं आपको ग्रुप 2 में ऑडिट और एसएम पढ़ाती हूँ। ठीक है। ग्रुप 1 में मेरा टैक्स और लॉ रहता है। तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिटिंग। चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट थोड़ा एक बार आज अपना थोड़ा इंट्रोडक्टरी और ओवरव्यू वाला रहेगा अपना। एक मिनट बस। तुम लोगों के पास मॉड्यूल्स आ गए? ठीक है। तो अपने पास सब्जेक्ट का जो पूरा नाम है वो क्या है अपने पास? कॉर्पोरेट अकाउंट्स। मैं अकाउंट्स ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, मैं पहले से बताती चल रही हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक। ये है अपने पास 100 मार्क्स का। ठीक है। आइए। 100 मार्क्स। अब ऑडिट को लेके बच्चों के पास थोड़ा वो रहता है, जैसे लॉ बच्चों को थोड़ा थ्योरी है, याद होने में दिक्कत रहता है। तो ऑडिट वैसे तो थ्योरी है, बट अगर आप करते हैं तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप आपकी आर्टिकलशिप वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो आपको एक्सपोजर मिलेगा काम का। तो आपके पास ऑडिटिंग का काम भी आता है। तो ऑडिटिंग वैसे प्रैक्टिकल है, बट पढ़ने में क्या आता है अपने पास? थ्योरी रहता है। अब जो पूरा सब्जेक्ट है अपने पास, दो सब्जेक्ट मिलाते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स है, ऑडिट पूरा 100 का है। बट अपने को क्या लेना है? अपने को तो क्या लेना है? ऑडिट लेना है। कॉर्पोरेट अकाउंट्स आपका 50 मार्क्स का आता है। ठीक है। 50 मार्क्स प्लस माइनस अपना रहता है 10 मार्क्स। तो अपने पास ऑडिट रहता है जनरली 50 मार्क्स, प्लस अपन प्लस माइनस 10 मार्क्स लेके चलते हैं दोनों में। तो कई बार ये 40 ये 60, कई बार ये 40 वो 60, ऐसा होता रहता है। ठीक। अपना फोकस अभी किस पे है? ऑडिट पर है। अपने ऑडिट में कोई आइडिया है कितने चैप्टर है? कितने होंगे? हैं? फिर भी आइडिया मार लो। है ऑडिट। ऑडिट में अपने पास 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर कैसे? अरे 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 50 मार्क्स के लिए आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3 चैप्टर। चैप्टर 1, अगर आप मॉड्यूल में देखेंगे तो ये चैप्टर 6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। मॉड्यूल में ये चैप्टर 6 है, फिर ये है अपना चैप्टर 7, और ये लास्ट है अपना चैप्टर 8। ठीक। यहाँ से सिक्वेंसिंग ऑडिटिंग कहाँ से स्टार्ट है आपकी? 6 से स्टार्ट है। तो ये अपना चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। और सबसे ज्यादा वेटेज अपने पास किसकी है? इसकी है। पूरे 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का अपना चैप्टर 2 आता है। तो अपन स्टार्ट ही किससे करेंगे? चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे, जो क्या है अपने पास? कंपनी ऑडिट है। तो इसमें आपको पूरा लॉ के रिगार्डिंग जो ऑडिटिंग के प्रोविजन है वो पूरा पढ़ने को मिलेगा। जैसे आपने लॉ में पढ़ा होगा डायरेक्टर का, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, तो अपन यहाँ पे ऑडिटर की पढ़ेंगे। वो क्या होता है, तो पूरा किसको कितना टाइम में ऑडिट कराना होता है, कितना नहीं, तो ये सारा अपने पास ऑडिटिंग में आएगा। तो अपने पास ये सबसे ज्यादा वेटेज का है। आज ही मैं तुम्हें पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर ले रही हूँ, और कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएगा ये भी बता दे रही हूँ मैं तुमको आज, विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 होता है, पेपर में भी कहां से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 6 से 7 और 8 अपना ऑडिट का रहता है, और 2 से 5 अपना कॉर्पोरेट अकाउंट्स का रहता है। ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट रहते हैं। तो क्वेश्चन 6 का पार्ट ए जो है, जो 7 मार्क्स के लिए पूछता है, वो कहां से आता है? आपका चैप्टर 6 का आता है। अब क्वेश्चन 8 का पार्ट बी, ठीक है, कहां से आता है आपका? चैप्टर 8 में से 7 मार्क्स। तो मेजोरिटी क्वेश्चन भी अपना किस में से आता है? चैप्टर 7 में से आता है। क्वेश्चन 6 के पार्ट बी से लेके क्वेश्चन 8 के पार्ट ए तक कितने क्वेश्चन हो गए? 4। पूरा 7 और 6 का हाफ और 8 का हाफ, तो 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इंटू 7 मार्क्स, कितने हो गए अपने? 28 मार्क्स। ठीक है। 28, 7 और 7,
तो डिस्क्रिप्टिव में अपना ये पैटर्न रहता है ऑडिटिंग के क्वेश्चन का कि कहाँ से आना है अपने को, और बाकी अपने पास एमसीक्यू का वेटेज रह जाता है। तो कई बार 10 एमसीक्यू ऑडिट का पूछ लेता है, कई बार 5 पूछ लेता है ऑडिट का, तो ऐसे एमसीक्यू फ्लक्चुएट होता है, बट डिस्क्रिप्टिव अपना फिक्स है। तो एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आज की थोड़ी और चर्चा ऊपर से दिखा दो ना। ठीक, हो जाए तो बताना एक बार। फिर क्वेश्चन कितने करने होते हैं पेपर में? 5 करने होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑडिट में 2 करो, उधर 3 कर लो, या इधर 3 कर लो उधर 2 कर लो, या उधर 4 कर लो इधर 1 कर लो, एज द केस में भी। कई बार होता है कि आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाता है, बट ऑडिट में अपना डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो बहुत ऐसा घुमा फिरा के नहीं पूछता। तो ऑडिट जैसे कईयों की थ्योरी स्ट्रांग होती है, कईयों का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है, तो हर टीचर अपने सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छा बोलेगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको किसमें से करना है। थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के अपने पास 5 क्वेश्चन करने होते हैं, आपके पास चॉइस रहता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी के क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाते हैं, आप जल्दी लिख के खत्म कर लो, क्योंकि प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम लगता है, तो प्रैक्टिकल टाइम वहां पे दे दो, पहले थ्योरी अटेम्प्ट कर लो फिर प्रैक्टिकल कर लो। ठीक है, तो ये अपना, ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है उसको वहां पे कैसा आता है। ठीक है, अपना ऑडिट का सिलेबस अगर रेगुलर क्लास रही तो अपना 1.5 घंटे सॉरी 1.5 महीने के अंदर अपना खत्म हो जाएगा। तो जुलाई और अगस्त एंड तक अपना कोशिश करेंगे खत्म, क्योंकि ये वाला जो स्टार्ट होता है हाफ ईयर, इसमें थोड़ी छुट्टियां वुट्टियां आ जाती है, फेस्टिवल वेस्टिवल आ जाते हैं, राखी फिर। हाँ, ये तो सब ऐसा फेस्टिवल में ही चला है, 15 अगस्त आ जाएगा, फिर राखी, फिर जन्माष्टमी, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो अपनी कोशिश रहेगी 1.5 से 2 महीने के अंदर अपना सिलेबस आराम से खत्म हो जाए, और एक एक 1.5 घंटे की क्लास तो होगी कम से कम, उसके बाद 1 से 1.25 1.5 घंटा जैसा भी एज द केस में भी वैसा लेके चलेंगे, तो आराम से अपना ऑडिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेन शुरू कर रहे हैं अपना, ये पेपर पैटर्न हुआ कैसे कहाँ से क्या आता है ये तो सब अपन ने कर लिया। मेन बात आती है कि ऑडिट है क्या, क्या है ऑडिट, व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट इज व्हाट। ठीक है, आइए, ऑडिट है क्या है। फिक्शन, ठीक है, ओके। दिशा, क्या समझ में आता ऑडिट से? ठीक है, ओके। हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि करेक्शन करना है, इंस्पेक्शन करना है, ये सब करना है। ठीक, अब बेसिकली ऑडिट में होता क्या, मान लीजिए दिशा और ऋषिता, ठीक है आप, है ठीक, चलो। आप दोनों लोगों को अभी क्या मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मान लेते हैं पॉकेट मनी मिलती है। ठीक, आपको मिली 50,000 रुपए और आपको भी मिली 50, सेम लेके चल रहे हैं कि 50-50,000 आपको आपके पेरेंट्स ने दिया। ठीक, अब पॉकेट मनी पेरेंट्स से मिल रहे तो पेरेंट्स ये भी देखेंगे कि भाई आपने पैसा ठीक जगह खर्च करा नहीं करा है, या आपने कोई ऐसे फालतू खर्चा तो नहीं कर लिया, ऐसा वैसा। ठीक है, तो मान लेते हैं दिशा ने 20,000 रुपए फूड में लगाए। ठीक है, दोनों लोग दिल्ली के हो। ठीक, 10,000 रुपए आपका लग गया ट्रैवल में। ठीक है, और 20,000 रुपए का आपने कुछ स्टडी मटेरियल या स्टडी से रिलेटेड कुछ सामान खरीद लिया। ठीक है, 50 हो गया। ठीक,
आते हैं ऋषिता पे। ऋषिता ने 25,000 रुपए का स्टडी मैट ले लिया या स्टडी से रिलेटेड सामान लिया, ठीक है। 5,000 रुपए की उसने शॉपिंग कर ली, 10,000 रुपए उसके भी ट्रैवल में गए, और 10,000 रुपए बचा है। 10,000 रुपए का क्या करा, ये नहीं बता रही, नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है, नॉट डिस्क्लोज। ठीक, अब मंथ के आखिर में आपको मम्मी पापा ने पूछा कि बताओ 50,000 रुपए कैसे कैसे खर्च करे, तो आपने ऐसा ऐसा बता दिया। ठीक, अब पेरेंट्स चेक कैसे करें कि आपका इतना पैसा ही इतने में लगा है। हो सकता है आप कुछ छुपा ले रहे हो, या फिर बता कुछ और रहे हो, खर्चा कुछ और चीज का करा है, ठीक है। तो अपने पास क्या रहता है, आजकल तो अपन यूपीआई वगैरह से पेमेंट करते हैं, तो सबका पता चल जाता है, स्कैन वगैरह में डिटेल्स में हिस्ट्री में आ जाता है। या फिर आपको इनवॉइस, अगर कहीं अच्छी जगह जाओगे या थोड़ा बड़ा जगह जो बिल विल देता है, तो अपने पास क्या रहता है, इनवॉइस रहते हैं, है ना। फूड का इनवॉइस में रेस्टोरेंट वगैरह पे जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा होगा तो स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स भी अपने पास आ जाते हैं। एज द केस में भी ट्रैवल में मान लेते हैं मेट्रो का खर्चा है, तो मेट्रो का पापा क्या पूछेंगे कि हर रोज कितना दिन, एक दिन का कितना टिकट लगता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देगा पूरे महीने का, तो अपन को ऑन एन एवरेज आइडिया लग जाएगा, है ना। जैसे मान लो 32 या 35 रुपए लगते हैं आपके आने के, तो जाने के भी उतना लगेगा। इंटू 30 कर दो, अगर मैं 30 के 30 दिन आई हूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरा सही लगा कि नहीं लगा। तो इसका भी अपन हिसाब लगा सकते हैं। वरना अगर आपने मेट्रो की टिकट ली होगी तो आपके पास टिकट वाला वो भी आता है, या ऑनलाइन भी आजकल अपन ऑर्डर करते हैं उधर टिकट, तो वहां पे भी आ जाता है। अब स्टडी मटेरियल में क्या है, बुक्स का ऑर्डर वगैरह प्लेस करा होगा मैंने, तो इसके पास भी मेरा पार्सल वगैरह आया होगा, तो मुझे क्या मिल गया होगा, इनवॉइस मिल गया होगा, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग मेरे पास बिल है, तो बिल से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, अब सेम बात रिश्ता पे आती है। स्टडी मटेरियल के लिए तो अपने पास इनवॉइस है, मेरे पास बिल है। अब शॉपिंग, शॉपिंग डिपेंड करता है ऑनलाइन करिए कि ऑफलाइन करिए। ऑफलाइन में तो या तो आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे या कैश से। अगर ऑनलाइन करूंगी तो इसका भी मैं ट्रैक कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैवल का सेम वही बात, जैसे यहाँ पे ट्रैवल पे था, यहाँ पे भी ट्रैवल पे से हिसाब लगा लिया। अब इसका क्या करें, सस्पेंस में डाल दे सस्पेंस अकाउंट है, कैसे क्या कैसे करेंगे, है। तो ये जो हमारे मम्मी पापा ने हमारे साथ करा कि हमने 50,000 रुपए बच्चे को दिए, तो उसने सही से खर्चा करा या नहीं करा, तो ये क्या करा उन्होंने, इस खर्चे का हिसाब लगाया। और ये खर्चा क्या मैंने जिस काम के लिए बोला है, क्या उसी काम के लिए मैंने खर्चा करा है या नहीं करा, यही हुआ। मैंने फूड बोला, तो क्या मैंने एक्चुअल में खाना ही खाया, अब पेट से तो खोल के देखेंगे नहीं, तो इनवॉइस वगैरह ही है अपने पास, ये सब चीजें। तो मम्मी पापा ने क्या करा है, हमारे खर्चे का इंस्पेक्शन करा, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑडिटिंग बोलते हैं। तो रियल लाइफ में भी क्या होता है, एक इंसान होता है जो क्या करता है, आपके खर्चों का देखता है कि जो चीज आप बोल रहे हैं क्या उसी चीज के लिए आपने खर्चा करा है कि नहीं करा, ठीक है। अब आप भी शाणे निकले, मम्मी पापा हमेशा नजर रखते हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी पापा मेरे पे नजर रखते हैं। आपने नकली इनवॉइस बना लिया, ठीक है। अब अगर सामने से बोल देंगे कि स्टडी मैट लिया है, मम्मी पापा ने अगर नहीं देखा तो मान लेंगे कि हमारे बच्चा को भरोसा कर लेते हैं। बट जब वो जाके इनवॉइस देखेंगे, तो अगर उन्होंने बहुत अच्छे से तहकीकात करी, तो उन्हें पता चल सकता है कि इसने तो अपने आप इनवॉइस बना लिया घर पे बैठ के, हैं। तो ऑडिटर भी क्या करता है, ऐसे ही पहले तो वो मानता है कि चलो ठीक है, सामने वाला बंदा जो मुझे खर्चा बता रहा है वो जेन्युइन है। बट जब आप डिटेलिंग करते हैं, डिटेल में चेकिंग करते हैं, इंडेक्स चेकिंग करते हैं, तब तो आपको पता चलता है ये तो घपला घोटाला कर रहा है, ठीक है। तो ऑडिटिंग में ही अपने पास क्या निकल के आता है, किसी कंपनी ने बाई चांस फ्रॉड कर लिया, तो फ्रॉड कैसे पता चलता है, आपका ऑडिटर ही ढूंढ कर निकालता है, या उसको ऑडिटिंग के दौरान अपने को क्या मिलता है, फ्रॉड मिलता है। तो अपने को ऑडिट भी रियल लाइफ में यही होता है कि जो खर्चा आपने बताया है या जो इनकम आपने बताई है, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो आपने इनकम तो नहीं बढ़ा दी। इनकम को बढ़ाने से क्या होगा, हुँ? बोलो बोलो बोलो, कोई भी। इनकम बढ़ाने से देखो दो फायदे हो सकते हैं। अगर मेरे को अपनी इमेज अच्छी, मेरे को अपनी बैलेंस शीट अच्छी दिखानी है, तो मैं अपनी इनकम बढ़ाऊंगी, अपने एसेट्स दिखाऊंगी, अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करूंगी।
दूसरा क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे टैक्स कम देना है तो मैं इनकम बढ़ाऊंगी कि खर्चा बढ़ाऊंगी, खर्चा बढ़ाएंगे क्योंकि टैक्स कम देना है। तो डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली मोटिव क्या है आपका। अगर आपको अच्छा अच्छा दिखाना है तो आप इनकम की तरफ फोकस करेंगे, इनकम को मैनिपुलेट करेंगे। बट अगर आपको टैक्सेस में कम देना है तो आप टैक्स एक्सपेंडिचर की तरफ अपना मैनिपुलेशन जाएगा। तो एज अ कंपनी, एज अ इंडिविजुअल मैं अपने खर्चे बढ़ा घटा दूंगी। पर ऑडिटर का क्या काम है, उसको ये देखना कि जो चीज मैंने बोली है क्या वो सही बोली है या नहीं। तो वो सब क्या करता है, ये पूरी इंस्पेक्शन करता है। तो ऑडिट में होता ही क्या है, इंस्पेक्शन ही होता है पूरे ऑडिट में। ठीक है, तो जब आप अपना आर्टिकलशिप में जाएंगे, अपना काम करेंगे, तो आप भी क्या करेंगे, इनवॉइसेस चेक करेंगे, बाकी सारी चीजें चेक करेंगे। अब मान लेते हैं कि ऋषिता रेंट पे रहती है, ठीक है, तब उसका ये वाला और ये वाला हटा देते हैं अपन, हट जा। ठीक, तो ये जो अपना मान लेते हैं 15,000 रुपए रेंट पे दिया। ठीक, तो अब रेंट पे करा है तो इसको कैसे चेक कर सकती हूँ मैं, हाँ रेंट एग्रीमेंट होता है अपना। तो अपना किससे चेक कर सकते हैं, रेंट अग्रीमेंट से चेक कर सकते हैं। तो कोई ना कोई हमारे पास अगर बैकअप इनवॉइस है, बैकअप में मेरे पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है जिसको मैं चेक कर सकती हूँ। तो ऑडिटर का यही काम होता है कि वो सारी चीजें चेक करके कंक्लूड करे कि क्या इस बंदे ने सही बताया है कि नहीं बताया। अब ये इस बात पे कभी डिबेट नहीं होती कि आपने स्टडी मटेरियल पे 25,000 क्यों करे, आप 20 में ले लेते, आप मुझे बताते मैं डिस्काउंट दिला देता। ऑडिटर इस पे कभी बात नहीं करता। ठीक है, ऑडिटर का काम क्या है कि जितना खर्चा बताया है क्या उतना खर्चा उसी चीज के लिए हुआ है या नहीं हुआ। मम्मी पापा बेशक पूछ सकते हैं 25,000 का क्यों लिया, 20,000 का ले लेते, ऑडिटर का काम ये नहीं है। समझ में आया। पूरे ऑडिट में हम करेंगे क्या, हम यही सारी चीजें चेक करेंगे कि आपने जो खर्चे बताए हैं वो चीज हुई है कि नहीं हुई। फिर अगर ऑडिटर को मान लो, ऑडिटर ने जब इनवॉइस देखा, आपके मम्मी पापा ने इनवॉइस देखा, तो इनवॉइस में तो सिर्फ 15,000 दिख रहे थे और आपने कितना बताया, तो ये क्या हो गया, गड़बड़। अब क्या होगा, मम्मी पापा आपसे इंक्वायरी करेंगे, तो एज ऑडिटर भी हम भी क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि भाई बताओ 10,000 रुपए कहाँ उड़ाए तुमने, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम नहीं बता रहे। तो यही सब रहता है अपने ऑडिट में। पर जो अपना चैप्टर, जिससे जो चैप्टर 7 है अपना, जो स्टार्ट करेंगे, उसमें अपन बेसिक्स पढ़ेंगे कि भाई किस कंपनी को ऑडिट कराना पड़ता है, ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, आपको ऑडिट कितने दिनों में कराना होता है। तो ये सारी चीजें अपने पास आती है। जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट था वैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, तो ये सारी चीजें अपने पास आएगा। तो ये लॉ से रिलेटेड अपने पास सारा है। जैसे आपने लॉ में फ्रॉड वाला सेक्शन पढ़ा था 143(12), ठीक है, तो अपने पास वो भी यहाँ पे उठकर आएगा। गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कैसे होता है, नॉर्मल कंपनीज का ऑडिट कैसे होता है, तो ये सब अपने पास चैप्टर 7 में, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है अपने पास। समझ में आता है। ठीक, तो आइए एक आइडिया लगा कि ऑडिट में होता क्या है। तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि आप हर खर्चे, हर इनकम के रिगार्डिंग क्या लेते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो ऑडिटर आधा काम तो यही करता है, डॉक्यूमेंट्स डाटा ही मांगता रहता है वो आदत है। ठीक है, आओ अभी मैं लिखा देती हूँ। तो मेन पॉइंट क्या आता है कि ऑडिट शुरू कैसे होता है। तो ठीक है, वो हो गया ना कि आपने ऑडिट करा क्यों है, पर ऑडिट शुरू कैसे होता है ये पूछ रही हूँ। वो तो ठीक है, और थोड़ा और पीछे जाएंगे, थोड़ा और पीछे। ऑडिट की शुरुआत एक्चुअली कब होती है, जब आपके अकाउंट्स पूरे हो जाते हैं। तो पहले यू हैव टू क्लोज योर अकाउंट्स। आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च को क्लोज होती है, उसके बाद ही क्या शुरू होता है, अपना ऑडिट शुरू होता है। तो पहले अकाउंट्स को फ्रीज करा जाता है, क्योंकि अगर अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए तो भाई मैं ऑडिट कर रही हूँ, तुम पीछे से अकाउंट में गड़बड़ करते रहो तो मैं कैसे करूंगी, फिर तो मेरे को शुरू से सारे काम शुरू करने पड़ेंगे। तो ऐसा तो फिर मेरे लिए मुश्किल है, एज ऑडिटर मेरे लिए मुश्किल है। तो इसलिए क्या होता है, पहले आपके अकाउंट्स फ्रीज होते हैं 31 मार्च को, उसके बाद क्या शुरू होती है, आपकी ऑडिटिंग शुरू होती है। ठीक है, तो अपना शुरुआत कहाँ से होता है, अकाउंट्स फ्रीजिंग से। तो पहले आपके अकाउंट सारे फ्रीज हो जाएंगे 31 मार्च को। ठीक, तो आइए इससे एक टॉपिक निकल कर आता है कि जब मैंने बोला अकाउंट्स फ्रीज होते हैं, तो हमने इसमें कौन कौन से अकाउंट्स मान रहे हैं या क्या क्या चीजें अपन काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या 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 आता है अपने पास अकाउंट्स में,
हम्म। हम्म। वो तो पीएनएल ट्रेडिंग का आ गया इकट्ठा। हाँ और। हम्म। हम्म। तो वही तो मेरा पीएनएल और बैलेंस शीट में आ गया। हाँ ठीक है ठीक। हम्म, ठीक है। तो आइए अपन पहला जो कॉन्सेप्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अपने पास, बैलेंस शीट पीएनएल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन किन किन चीजों को काउंट करते हैं, ठीक। तो आइए लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, और आज जो हम पढ़ेंगे मतलब पूरा ऑडिट में जो पढ़ेंगे मैं वो आपको रियल लाइफ में भी दिखा दूंगी। तो ऑडिट एकदम लाइव देख लोगे आपकी ऑडिट में ये चीजें होती भी हैं, मैं ऐसे फालतू में ज्ञान नहीं दे रही। तो ऑडिट आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप इमीडिएट बेसिस पे देख भी लेते हैं, टैक्स जैसे था कि हाँ भाई रियल लाइफ में ऐसा होता है। अकाउंट्स, कॉस्टिंग, लॉ, ये तो तुम्हारा बाद लॉ भी आपका थोड़ा बहुत आ जाता है। बट टैक्स और ऑडिट अपने पास ऐसे सब्जेक्ट है जो आप इमीडिएट बेसिस पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अपन आज एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट भी देखेंगे, ठीक है। आइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है अपने पास, 5 चीजें आती है, ठीक। 5 चीजें, 2, 3, 4, 5। पहला क्या बताया आप लोगों ने सबने, बैलेंस शीट, ठीक। बैलेंस शीट। दूसरा पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा एनी आइडिया, ट्रेडिंग पीएनएल ए वन थिंग, कैश फ्लो, ठीक। कैश फ्लो। और क्या आता है आपका, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक। अगर मेरे ट्रायल बैलेंस जर्नल लेजर में अगर गड़बड़ी हुई तो मेरा स्टेट पीएनएल और मेरा बैलेंस शीट इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो वो वैसे जब इन चीजों को चेक करूंगी तो वो चीज भी चेक होगी मेरी, ठीक है। लेजर जर्नल सब हो जाएगा। लास्ट क्या बचा अपना, कैश फ्लो सबको पता है अपने पास, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और ये फाइनेंसिंग वाला। चेंजेस इन इक्विटी मतलब एक अगर मेरे पास क्या है, इक्विटी शेयर्स है और ड्यूरिंग द मैंने उसको बेचा है, खरीदा है, बाय बैक करा लिया, तो मेरा क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ताकि मेरे इन्वेस्टर्स को पता चले कि कुछ मैंने चेंज करा है या नहीं। लास्ट क्या बचता है अपना, जो एज ए स्टूडेंट आप भूलते हो, और जो ऑडिटर के लिए खजाना होता है, वो तो हम बनाते हैं, वो तो ऑडिट करने के बाद बनेगी। और अभी अगर मैंने बता दूंगा, अरे यार बताओ, नोट्स टू अकाउंट्स। देखा, देखा, देखा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है पर अपन ऑडिट में इस चीज को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दिस, ये दो चीज मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है, बट ये सारी चीज क्या है मेरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अभी अपन ऑडिट की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे अपने पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इतने पे काम करना इज इजी, पर इतने पे काम करना अपने को, ये पांचों की पांचों चीजें चेक करनी होती है एज ऑडिटर। और सबसे बड़ी चीज क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स। अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे एक पन्ने में जाएगी, पीएनएल एक पन्ने में जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स इतना बड़ा है भाई, 2 दिन तक देखते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा यही जरूरी होता है। एक आम इंसान, अगर आप एक इन्वेस्टर भी हो, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप उसकी ये देख लोगे, ये देख लोगे, और हद मार के आप ये देख लोगे। इस पे बहुत कम लोग जाते हैं, इस पे कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर उनको इतनी समझ नहीं होती। पर ऑडिटर के लिए मेन चीज ही यही है। तो आपका ऑडिट शुरू कैसे होता है, आपके अकाउंट्स तो बने, पर अकाउंट्स में से सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहता है, नोट्स टू अकाउंट्स में, क्योंकि सारी मेन इंफॉर्मेशन इस पे होती है।
अब बैलेंस शीट, अभी अपन बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे, तो एक बार इसको लिख लो यहाँ पे, ठीक है, फिर अपन चलते हैं। देखिए, ठीक है, तो अब से अपन ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे नहीं, अपन क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज छोटा पार्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बड़ा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका पार्ट है। ठीक है, अगर तुमको अगर मैथ्स के टर्म में बताऊं तो दिस इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसेट वगैरह ऐसे में है ना। ठीक है, ठीक, चलिए आइए, किसकी ऑडिट रिपोर्ट देखोगे, दिमाग खोल लो तुम्हारा, रिलायंस है, यही ना आएगा। आ जाओ। डाउनलोड्स में है अपने पास। हाँ, कितने पेज किया है, 146। अभी इसमें देखना बैलेंस शीट पीएनएल कितना और नोट्स टू अकाउंट्स कितना है, रुक जाओ। तो अपन जो अपना ऑडिट रिपोर्ट है वो भी रीड करना धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक। कब की रिपोर्ट है ये अपने पास, 24-25 की है, ठीक है। आप इसका रिलायंस की वेबसाइट पे जाके 25-26 की भी निकाल लेंगे अगर इसकी आ गई होगी तो, ठीक। आओ देखिए, इस पेज से अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है अपन देखते हैं, ठीक। ये करता धरता जो थे पहले, अब वो है, ठीक है। आइए देखो क्या है, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस कंसोलिडेटेड टोटल इक्विटी कितने की, 10 लाख करोड़ की। कंसोलिडेटेड पता है अपने को, कंसोलिडेटेड इज पेरेंट्स के अकाउंट ना, पेरेंट कंपनी के अकाउंट, क्योंकि इसमें सब होल्डिंग सब्सिडरी सब आ जाएगा। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे इसके पास कितनी इक्विटी है, इतना तो लोगों का रेवेन्यू भी नहीं होता। इतना, और कितना देखो, एम्पावरिंग इंडियाज इकोनॉमी, कितना एक्सपोर्ट करती है ये अपना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2,90,000 करोड़ का, करोड़ मत भूलना, ठीक है, 2,90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इसने करा है। सीएसआर में कितना कंट्रीब्यूट करा इसने, 2,160 अप्रोक्स, 2,160 का, ठीक। आइए, कितने लोग हैं इसके पास, 4,03,303 इंप्लॉइज हैं इसके पास, जितने लोग पूरे रिलायंस में काम करते हैं, ठीक है। आइए, फॉर्चून ग्लोबल में 500 में इसका नंबर कितना है, 88 रैंकिंग है इसकी, और फॉर्चून 2000 में इसका 49 रैंकिंग है, ठीक है। तो फॉर्ब्स में, हाँ सॉरी, फॉर्ब्स में, तो ये फाइनेंशियल में, बैलेंस शीट पीएनएल में कहीं मिलेगी, ये आपको ऑडिट रिपोर्ट में मिलती है, ठीक है। आओ और क्या देखते हैं अपन, ये फर्स्ट पेज का था। हमको किस पे जाना होता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे जाना होता है, ये रहे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर आप लैपटॉप वगैरह में ऑन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करो तो पहुंच जाते हो, पर अपने पास कंसोलिडेटेड लेवल पे भी है फाइनेंशियल और स्टैंड अलोन भी है, ठीक है। आइए देखते हैं, आओ देखो आप, ये पूरा क्या बताया है कि रिलायंस के बिजनेसेस क्या क्या है, रिलायंस
रिटेल में भी है, रिटेल से उसको कितना रेवेन्यू हो रहा है, EBITDA कितना उसका, FM में आप EBITDA पढ़ेंगे। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज में आपका कौन सा आ जाता है, जियो। डिजिटल सर्विसेज में आपका जियो है। मीडिया एंटरटेनमेंट में है आपका ऑयल टू केमिकल्स, तो ये सब क्या है इसके, ऑयल एंड गैस, ये सारे इसके बिजनेसेस के सेक्टर बताए हुए हैं। ठीक, और इन्होंने क्या क्या करा देखिए आप, टोटल वैल्यू कितनी ऐड करी है उन्होंने, 4,30,453। और पिछली बार कितनी करी थी इन्होंने, देखो कंपैरिजन भी बता दिया कि 23-24 में इतनी करी थी और 24-25 में इतनी करी है, तो बंदा सामने सामने कंपेयर भी कर रहा है कि हाँ भाई इसमें ग्रोथ हुई है। ठीक है, आओ, इम्प्लॉय बेनिफिट कितना दिया इसमें, 28,560 अप्रोक्स करोड़ का। तो इन्होंने बता भी रखा है कि देखो एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या गया, आपकी सैलरीज गई, आपकी पेंशन गई, पीएफ ग्रेचुटी, ये सब जाता है अपना एम्प्लॉय बेनिफिट में। मैंने दिवाली का बोनस वगैरह जो भी दिया होगा वो सब मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट में जाता है। ठीक, प्रोवाइडर्स ऑफ डेट, तो मतलब अगर मैंने इंटरेस्ट वगैरह पे करा होगा तो वो मैंने इतने 1,000 करोड़ का पे करा है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है अपनों को, किसी भी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट देख के। ठीक, आते हैं, अब मुकेश अंबानी का क्या कहना है, तो इन्होंने अपना एक मैसेज वैसेज दे रखा है अपने को यहाँ पे, ये देखिए, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अपने पास एक चीज, 10 years फाइनेंशियल हाईलाइट। तो इन्होंने क्या बता दिया आपको, पिछले 10 सालों का आपको एक हाईलाइट दे दिया कि पिछले 10 सालों में हमने वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज कितना करा है ओवर द 10 years। आपके पास डेटा आ गया, अगर आपको एज अ इन्वेस्टर चेक करना है। टोटल इनकम साल भर साल अपनी कितनी हुई है, डेप्रिसिएशन, इबिडा अपना कितना आया है। ठीक है, तो ये क्या है अपना, कहाँ से शुरू कर दो, 24-25 ये लेटेस्ट है और ये सब पीछे पीछे जा रहा है अपना। ठीक है, तो 24-25 में कितना बिड्डा है इनका, 1,83,422 करोड़, करोड़ नहीं भूलना। ठीक है, चलिए आइए, ये सारा अपना फिक्स एसेट्स कितने हैं, नेट एसेट कितने, तो ये सब इन्होंने यहाँ पे दे दिया। बाकी अपना बैलेंस शीट में इस साल का मिल जाएगा अपने को। रिटेल की चीजें दे रखी है, रिटेल वाली ये है अपने पास, ये सब इनका। अभी इन्होंने क्या लॉन्च करा था, कैंपा लॉन्च करा था रिसेंटली आया, तो कैंपा के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, मार्केटिंग कर रखी है इन्होंने। ठीक, ये डिजिटल सर्विस में ये जियो का, कि देखो कितने होम्स कनेक्टेड है, कितने 5G यूजर है, कितने लोग हैं, मतलब इम्प्लॉयज है इनके पास, और ये अपना सब्सक्राइबर्स, ईपीओ अपना। तो ये पूरा जो जो मेन मेन चीज है इन्होंने हाईलाइट कर दी, और बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। ठीक, हर अपने वेंचर के बारे में इन्होंने बता रखा है। ये मीडिया का आ गया इनका, ये जियो स्टार के बारे में बता रखा है इन्होंने मीडिया में, और ये ऑयल केमिकल, और ये अपना आगे ऑयल एंड गैस का। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी कंपनी के बारे में पता चलेगा कि वो अभी क्या कर रही है, आगे उसका क्या स्कोप है, फ्यूचर में अपने को कैसे देखते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेंगी, ऑडिट रिपोर्ट से ही पता चलती है अपने को। ठीक, आओ, अपने को किस पे जाना है, अपने को जाना है फाइनेंशियल्स पे। आइए एक चीज और देखते आओ, देखो लॉ में तुम लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा था। हाँ, मुकेश अंबानी क्या है, प्रमोटर डायरेक्टर है। ठीक है, ये बंदा कौन है, रामिंदर सिंगल गुजराल, ही इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इस कंपनी के जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या जितने भी डायरेक्टर्स है, तो सबकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर ही मिलेगी। ठीक, देखिए एक वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए अपने पास, तो एक वुमेन डायरेक्टर भी है अपने पास। ठीक है, बाकी ये सब कौन है, मोस्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और इनके दिन भी मिलेंगे क्योंकि डायरेक्टर के पास दिन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दिन भी बता रखे हैं, कब अपॉइंट करा था, क्या इसके पास, इन लोगों के पास क्या रिलायंस के शेयर्स है या नहीं है, ये भी बता रखे हैं। इस बंदे के पास नहीं है बट इस बंदे के पास है, तो ये सारी डिटेल्स पता चलेगी। ये किस एरिया में एक्सपर्टीज रखते हैं, ये सब आपको कहाँ पे पता चलता है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही पता चलता है। ठीक, आइए, जो तीन आने वाली पीढ़ी के लोग हैं, ईशान अंबानी, मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी, और इन तीनों की भी शेयर होल्डिंग कितनी है, शेयर होल्डिंग देख रहे हो कितना, 1,61,04,042 इक्विटी शेयर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी,
बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। आइए, तो तीनों लोगों को क्या देख रहे हो, अगर क्या देख रहे हो, तीनों लोगों को बराबर बराबर ही इक्विटी दे रखी है, ठीक है, तो तीनों का इक्वल शेयर होल्डिंग है, ठीक है। आइए, और ये लोग कौन है, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, ये कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। ये रहा अपना बोर्ड की रिपोर्ट आती है अपने पास ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारी रिपोर्ट आती है, तो बोर्ड की रिपोर्ट है अपने पास, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है, ये सब है। अपने को लेना देना किससे है, मेन ऑडिट रिपोर्ट से, जो भी शुरू कर देंगे। आइए, आप ऑडिट में अपने पास जो कंपनी ऑडिट है उसमें सेक्रेटेरियल ऑडिट भी पढ़ेंगे, जो सीएस वाले लोग करते हैं, तो उनकी रिपोर्ट भी हमारी रिपोर्ट के साथ ही अटैच होती है, ठीक है। ये है पूरा सेक्रेटेरियल, ये भी अपने पास बोर्ड रिपोर्ट, और अपने पास आ जा फाइनेंशियल। देखिए, नाम क्या है, ऑडिटर रिपोर्ट क्यों नहीं है, हाँ, डिपेंडेंसी, पता चलेगा आगे। अपने ने सेक्रेटेरियल रिपोर्ट देखी, उसके नाम के आगे लिखा था इंडिपेंडेंट, ऑडिटर की रिपोर्ट के आगे लिखा जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी की रिपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टर अपना ओपिनियन बनाता है कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करे या ना करे। अगर यही बंदा बिक गया तो क्या ये रिपोर्ट सही देगा, नहीं, तो इसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है, इसलिए इसकी रिपोर्ट के आगे भी क्या लगता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें अपन देखते चलेंगे, आओ। किसको दी जाती है रिपोर्ट, किसको देते हैं अपन, मेंबर्स को, ठीक है। जैसे अगर कंपनी में शेयर होल्डर्स मेरे मेंबर है, अगर कोई और जैसे कंपनी को छोड़ के मैंने पार्टनरशिप फर्म का करा, तो किसको एड्रेस करूंगी फिर यहाँ पे, पार्टनर्स को। तो डिपेंड करता है किसको एड्रेस करे, मेनली अपना ऑडिट में फोकस किस पे रहता है, कंपनीज पे रहता है, ठीक। ओपिनियन मतलब ऑडिटर का क्या कहना है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, ओपिनियन बोलते हैं। अब ये ओपिनियन पे पहुंचा कैसे, वो कहां बताता है, ये कहां गया, बेसिस फॉर ओपिनियन, ये रहा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ओपिनियन मतलब कंपनी अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, वो बताया। अब मैं कैसे पता लगाया कि कंपनी अच्छी है, बुरी है, वो कहाँ बताऊंगी, बेसिस, मेरे ओपिनियन का बेसिस क्या है वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। समझ में आया, इतना इतना ही जानना है। अब आओ देखो एक चीज, अगर तुम लोगों को ये पढ़ने में आ मिले, यहां से यहां तक थोड़ा फटेगा, आई नो, मैं थोड़ा कम कर दूं तो दिखेगा ठीक से, ठीक है। एक बार ट्राई करना, फर्स्ट पैरा को रीड करना है, बस यहां से लेके यहां तक रीड करना। We have audited the accompanying standalone financial statement of Reliance Industries Limited, the company. स्टैंडअलोन मतलब इन्होंने सिर्फ रिलायंस की बात करी है, जियो वगैरह को सबको कंसोलिडेटेड की बात नहीं करी, ठीक है। विच कंप्राइजेस बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कहा गया आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और अपना क्या है, इंक्लूडिंग अ समरी मटेरियल एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, नोट्स टू, ये रहा नोट्स टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल, यही 5 चीजें पड़ी थी। तो इसी 5 चीज का ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट करता है। तो अपन को ये यहाँ पे बताना भी होता है कि देखो मैंने इन 5 चीज का ऑडिट करा है, और फिर नीचे क्या बताऊंगी कि मेरे को कंपनी सही लगी, खराब लगी, मुझे कुछ गलत मिला या नहीं मिला, और वो कैसे डिसाइड करा उसका रीजन, बेसिस फॉर ओपिनियन मेरा, समझ में आता है। तो ये अपने को कहाँ मिलेगा, ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में मिलेगा, समझ में आता है, ठीक। आइए, तो ऑडिट रिपोर्ट में अपन ने कुछ कुछ चीजें देखी, मेन चीज क्या देखी, क्या इसका नाम ऑडिटर रिपोर्ट है, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत फोकस करा गया है, बहुत उस पर चीजें लगाई गई है कि तू बिगड़ जाएगा तो सब चीज बिगड़ जाएगी, पर इसके बाद भी फ्रॉड होते हैं, हाँ होते हैं, होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं अपने पास, ठीक है। तो वो कैसे होता है, ऑडिटर के साथ मिलकर ही होता है, बिना ऑडिटर के कुछ नहीं हो सकता, ठीक।
तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट अपन देखेंगे। इसमें अपन ने क्या देखा कि हम 5 चीज का ऑडिट करते हैं जो अपन को लिखवा देते, ठीक है। इसमें मैं क्या देती हूँ, अपना ओपिनियन। हम हमेशा क्या, कुछ भी कर लो ऑडिट में, कुछ भी कर लो, एंड में आपको करना क्या है, ओपिनियन देना है। समझ में आता है? हमेशा एंड में क्या देंगे अपन, ओपिनियन देंगे। बोलो। नहीं, कि मैंने कंपनी के फाइनेंशियल्स को जो ऑडिट करा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिट करी, अब मेरा क्या कहना है कि कंपनी के 100% ट्रू फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्या कुछ घपला घोटाला तो नहीं है, ये सब बताऊंगी मैं अपने ओपिनियन में। तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि कितने तरीके के ओपिनियन होते हैं। देखो, या तो ऑडिटर को सारा काम सही मिलेगा, या तो ऑडिटर को गड़बड़ मिलेगी। सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपन क्या देते हैं, क्लीन ओपिनियन, मतलब साफ सुथरा। अब कुछ गड़बड़ मिल गई तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूँ बस, ठीक है, ऐसा मजाक में। अगर अपन को कुछ गड़बड़ मिली तो अपन क्या देंगे, कंपनी को गाली देंगे। छोटी गाली, उससे बड़ी गाली, सबसे बड़ी गाली। तो अगर कुछ गड़बड़ मिलती है तो अपने पास 3 ऑप्शन रहते हैं, बट अगर सब कुछ सही है तो क्लीन। समझ में आता है? तो ये अपन के पास आगे जाके आएगा जब अपन ऑडिट रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे कि कौन सी गाली देनी है अगर कुछ गड़बड़ मिली है। अगर सब सही है तो क्लीन ओपिनियन दे देंगे, ठीक। तो ये अपने पास मल्टीपल ओपिनियन आते हैं, ठीक। बट हमेशा क्या रखना होता है, पहले ओपिनियन बताएंगे, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आपको पढ़ी है इतनी सारी अंग्रेजी देखने की, आपको कुछ समझ में आएगा एज ए इन्वेस्टर। कुछ किसी को अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में भी आएगा कि ये क्या है, ये भी अपन पढ़ेंगे कि ऑडिट मैटर क्या है, बेसिस फॉर ओपिनियन कैसे बनाते हैं, हम सब पढ़ेंगे। पर क्या एक आम इंसान इतना पढ़ के बैठता है जिसको 2-3 शेयर खरीदने होते हैं, ओके, इतनी मेहनत कौन, न्यूज चैनल खोला जिसको बताया उसने शेयर खरीद लिए, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। तो उनको क्या समझ में आ रही है, इतनी 150 पेजेस में इसने क्या अंग्रेजी लिखी है, उसको इतने से कोई लेना देना नहीं है। सबका मेन फोकस क्या है कि ऑडिटर ने क्या बोला वो देख लेगा, गाली दी है कि नहीं दी है, उसको ये भी नहीं जानना इसका बेसिस क्या है, ठीक है। पर अपन को तो सब जानना है, तो अपन धीरे धीरे सब पढ़ेंगे कि कैसे क्या रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि पूरा पूरा आया, ठीक है। ऑडिटर की आखिरी जिम्मेदारी क्या है, क्या करना है उसको, ओपिनियन देना, ठीक है। और वो पूरा काम ही किस लिए करता है, ओपिनियन देने के लिए, ठीक। आगे, अरे बिल्कुल, मैं तो बंद कर दी, मेरे को भी ऐसी ठंडा जल्दी लगता है, ठीक। पंखा चलने देना। चलो अब आते हैं अपन थोड़ी और एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज पे। ऑडिट करता कौन है? हाँ, ऑडिटर, बिल्कुल। ऑडिटर होता कौन है फिर? ठीक है, इंडिविजुअल कर सकता ऑडिट, कंपनी, हाँ ठीक है, कंपनी कर सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी कॉर्पोरेट इज कंपनी ओनली है, फॉर्म, एलएलपी, ये सब लोग कर सकते हैं ऑडिट की नहीं? आपके कह रहे फॉर्म नहीं करेगी, कंपनी कर लेगी, कंपनी बढ़िया है। अच्छा, बिग फोर पता तुम लोग को कौन कौन सी है? केपीएमजी, केपीएम, पहले कितनी थी? 5, पहले 5 थी। एक जो 5वीं थी उसका नाम था आर्थर एंडरसन। जो आपका यूएस में रिसेशन आया था उस टाइम इतना बड़ा घोटाला हुआ था, जिसने घोटाला करा था उसका ऑडिटर कौन था, आर्थर एंडरसन। इतना बड़ा घोटाला कि बिग 5 से बिग 4 ही रह गई, और वो कभी भी बिग 5 बन ही नहीं पाई। तो ऐसा नहीं है कि घोटाले से ऑडिटर को नुकसान नहीं होता, ऑडिटर को भी नुकसान होता है, इतना बड़ा नुकसान कि वो कंपनी कभी खड़ी ही नहीं हो पाई। तो जो बिग 5 के जो लोग थे उन वो सबका बढ़ गए, फिर बिग 4 में आ गए सब लोग। तो ये अपनी एक कहानी है, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे और थॉट्स भी और डिस्कस करेंगे अपने पास। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, क्या ऑडिट इंडिविजुअल कर सकता है? सीए तो चलो सबको पता है सीए करेगा, ठीक है, बट सीए इंडिविजुअल, कंपनी, कैसे क्या, तो आइए देखते हैं। इसका ऑडिटर कौन है, ये कैसे पता चलेगा? जहां पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट खत्म हुई, यहाँ पे खत्म हुई अपनी, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है अपने पास, किस किस ने ऑडिट करा है। एक अकेला भी कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। किस किस ने करा है इसका? डिलॉयट का पूरा नाम आज आप पढ़ेंगे, डिलॉयट हेल्थ, मैं भूल जाती हूँ इसका, हेल्किंसन एंड सेल्स, है क्या ये? एलएलपी,
और किसने करा है? चतुर्वेदी एंड शाह। तो ये क्या है? एलएलपी। कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। तो जितने भी बिग फोर है ये कंपनी नहीं है, ये सब कैसे रजिस्टर्ड है? एलएलपी के फॉर्म में। तो आज आपको शायद नई बात पता चली है, वरना आप क्या समझते थे बिग फोर कंपनी है? कोई बिग फोर कंपनी नहीं है, कंपनी को अलाउड ही नहीं है ऑडिट करना। तो जितने भी बिग फोर है, 10 है, टॉप 20, कोई भी ऑडिट में है, वो हमेशा कैसे रजिस्टर होगा? एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म में। कंपनी में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा उसको, वो ऑडिट कर ही नहीं पाएगा। समझ में आता है? ठीक। अब इनका फॉर्म क्या, देखो फर्म जो रजिस्टर है आपको क्या मिल गया? फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भी आपको मिल गया। अब पूरी फर्म में तो ऑडिट नहीं करा होगा ना, किसी एक बंदे ने करा होगा या टीम ने करा होगा। तो जो मेन बंदा होता है जो ऑडिट करता है, उसका नाम क्या है आपका? अभिजीत ए डामले। और यहाँ पे कौन है? संदेश लाढ़ा। ठीक है। इनकी पोजीशन क्या है? पार्टनर है। और इनका मेंबरशिप नंबर भी आपको बताया है कि अगर आपको चेक करना हो कि ये सीए है या नहीं, तो आप इनके मेंबरशिप नंबर से चेक कर सकते हैं। कहाँ पे साइन करी है इन्होंने? मुंबई में। और आपको डेट भी बता दी गई है कि इस दिन उन्होंने रिपोर्ट साइन करी थी। कोई सवाल? पूछो पूछो कुछ तो उसका। ठीक है। तो इससे क्या ऑडिट रिपोर्ट अभी जितनी भी देखी, इससे क्या पता चला हमें? हम्म हम्म क्या जो अभी तक हमने इंफॉर्मेशन देखी, हमने अभी तक फाइनेंशियल नहीं देखे, ना इसकी बैलेंस शीट देखी, पीएनएल, ना बाकी 3 चीजें देखी। बट क्या उसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि कंपनी के कितने वेंचर्स हैं, कंपनी का रैंकिंग देख लिया, उसके पास कितने एम्प्लॉयज है, उसने पिछले 10 सालों का भी अपने को डेटा दे रखा है, और ये रैंकिंग में क्या है ये सब बता दिया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से हैं, अगर मुझे देखना हो किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन है, या फॉर द एज द केस में भी डायरेक्टर्स कितने हैं उस कंपनी में, तो मैं देख सकती हूँ। अब मुझे ये भी पता चल गया इन तीनों ने 3 बच्चों को कितने कितने इक्विटी दे रखे हैं। अगर मेरे को रिलायंस का आज का शेयर का प्राइस देख लू मैं ऑनलाइन जाके, तो क्या मैं ये पता लगा सकती हूँ उनके पास कितनी वैल्यू के शेयर है? बिल्कुल आराम से। ठीक है, समझ में आता है? तो ये सारी चीजें अपन ने देखी। सबसे मेन चीज क्या पता चली अपन को कि एक कंपनी कभी भी ऑडिट नहीं कर सकती। अगर आपको ऑडिट करना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी बनना पड़ेगा। इंडिविजुअल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को बाहर ही कर दिया गया है। समझ में आता है? और अपन ने ये भी देख लिया कि जो 5 चीज हमने लिखी है हम उसी का ही ऑडिट करते हैं। समझ में आया? इतना एकदम रियल लाइफ देखा है कहीं पर? ठीक, चलो आओ, आ जाओ। ए हट जा, चलिए आओ। कहाँ लिखा था, कहाँ गया? ए मेरा पन्ना कहाँ गया? कहाँ तक लिखवाया था लास्ट में? क्या लिखवाया लास्ट में? ठीक है, आगे आओ। आइए, हम क्या लिखने जा रहे हैं? ऑडिट की डेफिनेशन। ऑडिट डेफिनेशन। ठीक है, ऑडिट डेफिनेशन। ठीक, आओ। ऑडिट इज एन, कैसा? ऑडिट इज एन नॉर्मल एग्जामिनेशन की इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको अपन लर्न भी करेंगे आज। जो मैं ऐसे अंडरलाइन करती जाऊंगी इसको अंडरलाइन करिए, अपने कीवर्ड्स है ये, तो आंसर में अपना आना ही चाहिए। ठीक है, ऑडिट इज एन नॉर्मल या अलोन इन, कैसा एग्जामिनेशन अपना? इंडिपेंडेंट। क्या डिपेंडेंट एग्जामिनेशन है? नहीं। मिली भगत कर लो? नहीं, डेफिनेशन में ही नहीं है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी। ठीक है, एनी एंटिटी। कैसी एंटिटी? कैसी भी हो, कैसी भी हो। ठीक है, छोटी हो, बड़ी हो, लिमिटेड हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ट्रस्ट हो। ट्रस्ट का भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि इसने क्या बोल दिया? एनी एंटिटी। अगर यहाँ पे सिर्फ कंपनी लिखता तो अपन ऑडिट सिर्फ कंपनी का करते, बट यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला इन्होंने? एनी एंटिटी।
तो इससे मुझे क्या पता चला कि ट्रस्ट का भी हो सकता है, क्या एनपीओ का हो सकता है? हाँ, करा सकते हो आप वॉलेंटरी करा सकते हो, ठीक है। आ जाइए। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। इस लाइन से क्या पता चला अपन को, चाहे वो प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑडिट कर सकते हो उसका, ठीक है। irrespective of its size or legal form, when such an exam is conducted to form an opinion thereon। ठीक है, एक बार लिख लो फिर समझाते हैं। यहाँ पे एग्जाम का मतलब अपना एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। एक बार लिख लो तो थोड़ा और डिटेल चर्चा करते हैं अपने उस पर। देखो, 4-5 लाइनों में अपन ने क्या लिखा, ऑडिट कैसा एग्जामिनेशन है, पहली बात इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, कैसी भी एंटिटी का कर सकती हूँ, कैसी भी, चाहे वो प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो या ना कमाना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ऑडिट करवाने के लिए आएगी तो मैं उसका ऑडिट कर दूंगी, चाहे वो किसी भी साइज की हो, किसी भी लीगल फॉर्म में हो, मतलब छोटी है, बड़ी है, कंपनी है, एलएलपी है, ट्रस्ट है, एनपीओ, एनजीओ, कुछ भी फॉर्म में वो अपने आप को रजिस्टर करा सकती है, एचयूएफ ही क्यों ना हो, ठीक है। मैं क्या कर दूंगी, सबका ऑडिट कर दूंगी, ठीक है। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, इतना पहले इतना क्वेश्चन याद करेंगे, एक बार थोड़ा रिकॉल करिए अपन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form। इतना समझ में आता है, ठीक। अब when such an examination is conducted, ये एग्जामिनेशन कौन करेगा, हम लोग ऑडिटर। तो जब हमने ये एग्जाम कंडक्ट करा तब हमने क्या करा, इस पर अपना ओपिनियन दिया। हम ये एग्जामिनेशन कंडक्ट ही क्यों कर रहे हैं, टू फॉर्म एन ओपिनियन, ताकि हम इसके ऊपर क्या दे सके, अपना ओपिनियन दे सके। और वो ओपिनियन कहाँ जाएगा हमारा, ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। आओ पूरा दोबारा से पढ़ते हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an exam is conducted to form an opinion thereon। इतनी लाइन से क्या पता चला, ये काम किसका है, ऑडिटर का क्या काम है, ओपिनियन देना। और यहाँ पे क्या पता चला कि हम कैसा ऑडिट करेंगे, इंडिपेंडेंट। किसका करेंगे, किसी का भी, चाहे वो प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसमें दो हो, ठीक है, या फिर वो लीगल फॉर्म उसका कुछ भी हो सकता है। समझ में आता है। तो ये क्या है, अपने पास ऑडिट की डेफिनेशन है। जब भी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको लगता है आप ये लाइन लिख सकते हैं, सब जगह लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ठीक, लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन, यूजर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मेरे ऑडिट रिपोर्ट के यूजर कौन कौन है, ठीक है। आइए, आज ज्यादा नहीं पकाऊंगी मैं तुमको। सबमिट
जिसने करवा हमको अपॉइंट करा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा। गवर्नमेंट ऑडिट होता है तो गवर्नमेंट ऑडिट में किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के, कौन सी गवर्नमेंट? ठीक है, तो ऑडिट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी में अपने पास, अगर आपने नाम सुना हो, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑडिट, अपने पास आएगा, कोई बात नहीं। तो ये अपॉइंट करते हैं, तो इन्हीं के पास अपनी रिपोर्ट जाती है। अगर किसी कंपनी ने अपॉइंट करा है तो कंपनी ने किसने अपॉइंट करा होगा? डायरेक्टर्स ने, शेयर होल्डर के साथ। तो अपन रिपोर्ट किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को देते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपॉइंट करा होगा तो पार्टनर्स को देंगे। ट्रस्ट ने अपॉइंट करा होगा तो उसके ट्रस्टी वगैरह को देंगे। तो जो अपॉइंट करेगा उसको क्या दे देंगे? अपनी रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। आइए, यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो क्या लगता है, मेरी ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन यूज करता होगा? या इन जनरल ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन यूज करता है? हाँ, चलो पहला तो आया इन्वेस्टर, ठीक है। इन्होंने तो शेयर्स खरीदने हैं, ये तो देखेंगे ऑडिट रिपोर्ट। बेशक नाटक ही बना रहे, अरे हमें तो बहुत पता है, कुछ नहीं पता होता किसी को, ठीक है। इन्वेस्टर्स और कौन? तो वो तो साथ में ही है, उसको तो पता ही है ऑडिटर क्या काम कर रहा है। जो डायरेक्टली ऑडिट के साथ लिंक नहीं होंगे उनको, तो वो तो इन्वेस्टर में आ जाएगी। मैं इसमें इन्वेस्टर में ये बोल सकती कि प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव इंस्पेक्टर इन्वेस्टर हो सकता है, आगे हो सकता है फ्यूचर में कर ले, अभी ना करे, ठीक है। तो इन्वेस्टर में अपन ने उसको गाँव कर लिया, ठीक है। और क्या होता है अपने पास? मेरे शेयर होल्डर्स, जो करंटली मेरे शेयर होल्ड करके बैठे हैं, मेरे शेयर होल्डर्स, ठीक है। और कौन? कंपनी के एम्प्लॉइज, अभी बताएंगे कंपनी के एम्प्लॉइज क्यों, बताते हैं। कंपनी का क्रेडिटर लेंडर ये सब करेंगे, हैं? आइए देखते लिखते हैं। जो कंपनी के लेंडर्स है या फिर अपने क्रेडिटर्स है या फिर कौन है अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन दो या इन तीन लोगों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। अंदर के लोग और बाहर के लोग, ठीक है। स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, ठीक। और क्या बोला आपने? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी चेक कर लेती है। आइए गवर्नमेंट। और क्या बताया था? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज और मोटे मोटे अपने पास ये लोग आए, ठीक है। अब एक एक में चर्चा करते हैं। जो इन्वेस्टर है ये हो सकता है फ्यूचर में इन्वेस्ट करे, ठीक है। या फिर ये डिसाइड कर रहा है कि इस कंपनी के शेयर मुझे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो ये मेरा शेयर्स मतलब मेरी ऑडिट रिपोर्ट देखेगा। जो शेयर करंट शेयर होल्डर है वो क्या देखेगा कि इस बार कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म करा, कितना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो वो तो इसलिए मेरी ऑडिट रिपोर्ट देख लेगा, क्योंकि यहीं पर उसको बैलेंस शीट और पीएनएल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेंडर्स, क्रेडिटर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्यों? इन्होंने मुझे लोन दिया हुआ है, तो ये क्या देखेंगे, क्या मैं इनका लोन चुका पाऊंगी या नहीं चुका पाऊंगी। तो ऑडिटर का क्या कहना है इस कंपनी के ऊपर, ये कंपनी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि नहीं है। तो इसलिए ये लोग क्या देखेंगे? मेरी ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे। गवर्नमेंट क्यों देखेगी? टैक्स पर्सपेक्टिव, मेन मुद्दा उनका क्या है? टैक्स है। या जितना टैक्स इन्होंने हमें जमा कराया है, क्या उतनी इनकम है या उससे ज्यादा इनकम है या उससे कम इनकम है। तो गवर्नमेंट का मुद्दा क्या रहता है? टैक्स को लेकर रहता है। इम्प्लॉइज को देखेगा, इम्प्लॉय कि मेरे को सैलरी टाइम पे दी उन्होंने। वो जो इंसेंटिव्स, जो कुछ फायदा होता है ना कंपनी से लेना चाहते हो, कंपनी प्रॉफिट में चाहिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और, थोड़ा सा और। हर कोई अपना बेनिफिट देखता है ना। एम्प्लॉय भी अपना बेनिफिट देखेगा। एम्प्लॉय के दो बेनिफिट हो सकते हैं कि भाई क्या कंपनी में ग्रोथ है आगे, और एज अ ऑडिटर वो बताएगा कि कंपनी आगे कहाँ स्टैंड करेगी, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, ये सब बताएगा। तो एम्प्लॉय भी देखेगा क्या कंपनी में ग्रोथ है तो मैं रुकूं,
ग्रोथ नहीं होगी तो मैं क्यों रुकूं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, कंपनी कई बार इंप्लॉइज को ईसॉप दे देती है, आपको स्टॉक इक्विटी ऑप्शन दे देती है ना, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह दे देती है कि अभी तो हम क्या है, अभी तो हम लिस्टेड नहीं है, पर जब हम लिस्ट होंगे तो तुम बेच के पैसा ले लेना इसको। तो हो सकता है कंपनी ने मुझे ईसॉप दे रखे हो, और मैं ये देखूंगी कि भाई इसने जो मुझे ईसॉप के पैसे लिए है, थोड़ा बहुत पैसा तो लेगी ना मुझसे, हो सकता है 50-40 रुपए जो भी ले ले, तो ये आगे वैल्यूएबल कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं इस कंपनी में रुकू, वरना मेरे रुक के फायदा ही क्या है, जब मेरे को फायदा ही नहीं होना। तो कंपनी के एम्प्लॉयज इस तरीके से देखते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि हो सकता है कंपनी में लोग तो बोल रहे कि इस बार हम तुम्हारा इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे, हम तुम्हें हाइक नहीं देंगे क्योंकि कंपनी में लॉस हो रहा है, और हो सकता है फाइनेंशियल में प्रॉफिट दिखा के बैठी हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो फिर एम्प्लॉय जाके लड़ेगा, तुम तो हमें कहते पैसा नहीं और तुम तो इतना इतना पैसा दिखा रहे हो अपने उसमें। तो ये सब क्या है, एम्प्लॉय का पर्सनल मोटिव हो सकता है कि क्या उसे ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या उसे जो इंसेंटिव वगैरह दिए है वो एक्चुअल में दिए भी है कि नहीं दिए, तो ये सारी चीजें अपने पास रहती है। ठीक है, तो इन सब ये क्या है, मेरे मोटे मोटे मेरे यूजर्स है जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी ऑडिट रिपोर्ट जो यूज करते हैं, इसको देखते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक, आ जाओ। गवर्नमेंट किस लिए, टैक्स पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉय का ग्रोथ रहता है अपना, और अपना ईसॉप, ईसॉप और थोड़ा हाइक या इंसेंटिव, इंसेंटिव। ठीक है, ये लोग क्यों देखते हैं, ये बेसिकली इनका मोटिव क्या होता है कि कंपनी इनका पैसा चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। ठीक है, वेदर कंपनी कैन रीपे द लोन और नॉट, और इनका मोटिव क्या रहता है कि इनकी इन्वेस्टमेंट की उतनी वैल्यू हो पाएगी, इनको आगे फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वेदर टू इन्वेस्ट और स्टे इन्वेस्टेड। स्टे इन्वेस्टेड किसके लिए है, जिसने शेयर ऑलरेडी खरीद रखे हैं, और ये क्या डिसाइड करेगा कि इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। तो ये अपने पास क्या है, कुछ यूजर्स है जिनका अलग अलग मुद्दा है। ठीक है, ये लिख लो, और आज का अपन बात करते हैं, पूरा रिवाइंड कराती हूँ एक बार फिर से। हाइक या इंसेंटिव, मतलब जो आपकी ईयरली हाइक होती है ना, जो बोनस वगैरह है, जो इंक्रीमेंट होता है, वो आपका इसी बेसिस पे होता है कि वैसे तो कंपनी कहेगी तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, पर इंसेंटिव के या इंक्रीमेंट के नाम पे कहेगी अरे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तुमने तो बड़ा बुरा परफॉर्म करा। तो एम्प्लॉय भी देखेगा भाई कंपनी इतना पैसा कमा रही है तो हमें थोड़ा बहुत क्यों नहीं दे देती।
तो एम्प्लॉय का वो मोटिव रहता है, ठीक है। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। आज अपन ने क्या देखा, एक तो पहले अपन ने पेपर पैटर्न देखा और डिस्कस कर लिया कि अपने पास कितने चैप्टर्स है और अपन कितना कितना खत्म कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास से अपन चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे, अपना जो मेन चैप्टर है। 30% जब मार्क्स ही अपने उसमें से आएंगे तो अपन पहले उससे स्टार्ट करेंगे, फिर अपन चैप्टर 8 में जाएंगे और फिर अपन चैप्टर 6 में आएंगे, ठीक है। पर बीच बीच में अपन बेसिक्स करते चल रहे हैं, तो जहां जहां मुझे जरूरत लगेगी वहां वहां मैं आपको बेसिक्स भी कराती रहूंगी, ठीक है। तो इसमें आज अपन ने 3 चीज पढ़ी मेनली। पहली बात तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मेरे पास कितनी चीज है, 5 चीज है। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, जिसको शॉर्ट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को शॉर्ट में सोसी बोलते हैं, SOCE बोलते हैं, सोसी। और लास्ट क्या है मेरा, नोट्स टू अकाउंट से। ये 5 चीज है मेरे पास, ठीक। इसके बाद अपन ने क्या देखा, जो ऑडिटर है उसका क्या है, एट द एंड ओपिनियन देना है। हमने एक किसी की रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट भी देखी, उससे हमें क्या पता चला कि कोई भी ऑडिट कर सकता है, बट कौन ऑडिट नहीं कर सकता, कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। पार्टनरशिप फॉर्म LLP कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, पर कंपनी का भी ऑडिट नहीं कर सकती, ठीक है। और इससे एक चीज और पता चली कि एक से ज्यादा लोग भी एक कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑडिटर थे ना उसके, 2 थे LLP, एक डिलॉयट और एक चतुर्वेदी एंड शाह था, ठीक है। ठीक, तो ये अपन को कुछ चीजें पता चली ऑडिट से। ऑडिटर का काम क्या होता है, ओपिनियन देना होता है, और वो ओपिनियन कहाँ जाता है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट में जाता है। हमारी और रिपोर्ट का नाम ऑडिट रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ठीक है। तो ऑडिटर रिपोर्ट इंडिपेंडेंट रहती है, तो इससे अपन किस पे आए, ऑडिट की डेफिनेशन पे। क्या थी ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ any entity whether profit oriented or not irrespective of its size or legal form। अगर 80-70% भी आ जाए तो कुछ चलेगा। when such an examination is conducted to form an opinion thereon, एट द एंड क्या करेंगे अपन, ओपिनियन फॉर्म करेंगे, ठीक। और लास्ट टॉपिक क्या था अपने पास, यूजर्स कौन कौन है। तो ये जनरल आंसर है, आप इसमें और भी लोग ऐड कर सकते हैं, पर मेन यूजर कौन है अपने, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, स्टेक, पूरे को मिला के स्टेक होल्डर बोल सकते हैं अपन, बिल्कुल। इसके बाद अपने पास गवर्नमेंट आ जाती है और लास्ट में अपने पास एम्प्लॉयज आ जाते हैं, ठीक। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो, ठीक, चलिए।